नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे भारतीय साक्ष्य अधिनियम के सेक्शन 4 में दी गई उपधारणा के बारे में। प्रिजम्पशन एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है एविडेंस एक्ट का, जिसमें हमेशा क्वेश्चंस आते हैं। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि उपधारणा या प्रिजम्पशन का अर्थ क्या होता है। उपधारणा या प्रिजम्पशन उस टर्म्स को कहते हैं जब न्यायालय के सामने एक तथ्य मौजूद होने पर दूसरे तथ्य का अनुमान कर लिया जाता है, वह प्रिजम्पशन कहलाता है। उपधारणा जो है वो किसी तथ्य के अस्तित्व का अनुमान होता है, किसी फैक्ट के एग्जिस्टेंस में होने का अनुमान होता है। अर्थात अगर न्यायालय के सामने एक तथ्य मौजूद है, एक तथ्य अगर पहले से साबित है, तो दूसरे तथ्य का न्यायालय अनुमान कर लेता है, उस तथ्य के बारे में अपनी धारणा बना लेता है या उस तथ्य का अस्तित्व मान लेता है। उसे हम उपधारणा करना कहते हैं। हम कह सकते हैं कि कहीं पर अगर धुआं उठ रहा है तो आप क्या मानेंगे? एक साधारण प्रज्ञावान व्यक्ति यह मानेगा कि कहीं पर अगर धुआं उठ रहा है तो वहां पर आग लगी होगी। अगर हम किसी सूखाग्रस्त क्षेत्र से किसी ऐसे क्षेत्र की तरफ चले जाते हैं जहां चारों ओर हरियाली हरियाली है, तो हम यह अनुमान कर सकते हैं कि या तो वहां बारिश हुई होगी या वहां पानी की पर्याप्त व्यवस्था है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि एक तथ्य के मौजूद होने पर दूसरे तथ्य का अनुमान लगा लेना, उस तथ्य के अस्तित्व को मान लेना, उपधारणा करना कहा जाता है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम के सेक्शन 4 में 3 प्रकार की उपधारणाओं के बारे में चर्चा की गई है। इसमें मे प्रिज्यूम, शैल प्रिज्यूम, कंक्लूसिव प्रूफ। मे प्रिज्यूम यानी कि उपधारणा कर सकेगा, शैल प्रिज्यूम यानी कि उपधारणा करेगा, और निश्चायक सबूत यानी कंक्लूसिव प्रूफ। तो जो लीगल टर्मिनोलॉजी में जो डेफिनेशन इसकी दी गई है वो कहती है कि वेन एवर इट इज प्रोवाइडेड बाई दिस एक्ट दैट द कोर्ट में प्रिज्यूम अ फैक्ट, इट में आइदर रिगार्ड सच फैक्ट एज प्रूव्ड अनलेस एंड अनटिल इट इज डिस्प्रूव्ड और मे कॉल फॉर प्रूफ ऑफ इट। जहां कहीं इस अधिनियम द्वारा यह उपबंधित है कि न्यायालय किसी तथ्य की उपधारणा करेगा, वहां न्यायालय या तो ऐसे तथ्य को साबित हुआ मान सकेगा, यदि और जब तक वह नासाबित नहीं किया जाता है, या उसके सबूत की मांग कर सकेगा। इसकी भाषा से स्पष्ट है कि जहां कहीं इस एक्ट में जो उपबंधित यानी प्रावधान किया गया है, ऐसा प्रोविजन है एक्ट में कि न्यायालय किसी फैक्ट की प्रिजम्पशन कर सकेगा, ऐसा एक्ट में दिया हुआ है कि किसी फैक्ट की न्यायालय प्रिजम्पशन कर सकेगा, तो क्या करेगा? तो न्यायालय उस फैक्ट को साबित हुआ मान सकेगा, यदि और जब तक वह डिस्प्रूव नहीं कर दिया जाता। न्यायालय क्या मानेगा? उसको प्रूव मानेगा, उसको प्रिज्यूम कर लेगा कि नहीं भाई ये बात है, और जब तक वह नासाबित नहीं किया जाता है या फिर उसके लिए सबूत की मांग कर सकेगा। उपधारणा कर सकेगा से संबंधित सेक्शन आप लोग नोट कर लीजिएगा। सेक्शन 86, 87, 88, 90, 90A, 114, 113A, ये जो सेक्शन है जो उपधारणा कर सकेगा के बारे में। इसमें सारे सेक्शंस की मैं चर्चा करूंगा तो बहुत टाइम लगेगा। 2 मुख्य सेक्शन, बहुत फेमस सेक्शन है सेक्शन 90, यानी जो 30 वर्ष पुरानी जो दस्तावेज है, अगर वह उचित अवरक्षा में से पेश की जाती है तो न्यायालय यह मान सकेगा कि यह दस्तावेज उचित है, वैसी ही है जैसी बनाई गई थी। तो में प्रिज्यूम वर्ड है। ऐसा ही 90A में भी है, 90A में भी है कि जो 5 वर्ष पुरानी इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज हैं, अगर वो उचित अवरक्षा में से पेश की जाती हैं तो न्यायालय उनको साबित हुआ मान सकेगा, जब तक कि दूसरा पक्ष उसको डिस्प्रूव नहीं कर देता। कहने का मतलब है कि जब न्यायालय किसी के फेवर में प्रिजम्पशन कर लेता है
तो वह पक्ष वह पार्टी उस फैक्ट को प्रूव करने के भार से मुक्त हो जाती है तथा बर्डन ऑफ प्रूफ दूसरे पार्टी पर चला जाता है। तो कहने का मतलब यह है, जब न्यायालय किसी तथ्य को साबित मान लेगा तो दूसरा व्यक्ति उसको डिस्प्रूव करे, हमने तो तुम्हारे पक्ष में उसको मान लिया। तो जो मे प्रिज्यूम जो सेक्शन है हमारा, आप सेक्शन पढ़ेंगे 114A। 114A में तथ्य की उपधारणाएं दी गई हैं। उसमें एक बहुत फेमस चीज़ है कि एक बहुत फेमस इलस्ट्रेशन है कि चोरी करने के ठीक बाद जिस व्यक्ति के पास चोरी की चीज़ पाई जाती है, या तो वो चोर है या फिर उसने चुराया हुआ जानते हुए प्राप्त किया है। ये बहुत तथ्य की उपधारणाएं हैं, उनके बारे में न्यायालय का डिस्क्रिशनरी पावर है, विवेकाधिकार है। न्यायालय यह प्रिजम्पशन करने के लिए बाउंड नहीं है, यह न्यायालय के विवेक के ऊपर आधारित है। न्यायालय उसको प्रिजम्पशन को करे या ना करे। अगर प्रिजम्पशन नहीं करता है तो आपको वो फैक्ट प्रूव करना पड़ेगा। अगर प्रिजम्पशन कर लेता है तो आप उस फैक्ट को प्रूव करने के भार से मुक्त हो जाते हैं तथा बर्डन ऑफ प्रूफ दूसरी पार्टी पर चला जाता है। तो जो मे प्रिज्यूम है ये तथ्य की उपधारणा है, इसको प्राकृतिक उपधारणा कहते हैं। यहाँ न्यायालय का विवेकाधिकार होता है और न्यायालय इसको मानने के लिए बाध्य नहीं है, वो कह भी सकता है कि आप इसको प्रूव कीजिए। मे प्रिज्यूम को हम तथ्य की उपधारणा भी कहते हैं। मे प्रिज्यूम को ध्यान दीजिएगा, मे प्रिज्यूम जो है इसको तथ्य की उपधारणा कहते हैं तथा यह एक खंडनीय उपधारणा है, रिवोकेबल प्रिजम्पशन है जिसका खंडन किया जा सकता है। अब जो दूसरी जो डेफिनेशन है सेक्शन 4 में वो है उपधारणा करेगा, शैल प्रिज्यूम। शैल प्रिज्यूम को लॉ में कई बार हम लोग स्वाभाविक उपधारणा भी कहते हैं, नेचुरल प्रिजम्पशन, कृत्रिम उपधारणा भी कहा जाता है। इसको हम आर्टिफिशियल प्रिजम्पशन भी कहते हैं या अस्वाभाविक उपधारणा भी इसको कहते हैं। सेक्शन 4 का जो सेकंड डेफिनेशन उपधारणा करेगा है वो यह है कि जहां कहीं इस अधिनियम द्वारा यह उपबंधित किया गया है कि न्यायालय किसी तथ्य की उपधारणा करेगा, वह न्यायालय उस तथ्य को साबित हुआ मानेगा यदि और जब तक वह ना साबित नहीं कर दिया जाता। Whenever it is directed by this act that the court shall presume fact, it shall regard such fact as proved unless and until it is disproved। इस डेफिनेशन को पढ़ने के बाद ये क्लियर हो जाता है कि यहाँ पर न्यायालय को डिस्क्रिशनरी पावर नहीं दिया गया है, विवेकाधिकार नहीं दिया गया है। स्पष्ट लिखा है, जहां कहीं इस अधिनियम द्वारा यह निर्दिष्ट है कि न्यायालय किसी तथ्य की उपधारणा करेगा, वहां न्यायालय उस तथ्य को साबित हुआ मानेगा। न्यायालय को प्रिजम्पशन करनी ही पड़ेगी, न्यायालय प्रिजम्पशन करने के लिए बाउंड है, बाध्य है, यहां उसका विवेकाधिकार नहीं है। कहने का मतलब यह है कि जिसके पक्ष में न्यायालय ने प्रिजम्पशन कर ली वह व्यक्ति उस तथ्य को साबित करने के भार से मुक्त हो जाता है तथा बर्डन ऑफ प्रूफ दूसरे पक्ष पर चला जाता है। यानी दूसरे पक्ष को वह चीज अब डिस्प्रूव करनी पड़ेगी और जब तक वो डिस्प्रूव नहीं कर दी जाती न्यायालय उसको साबित हुआ मानेगा। इस संबंध में आपके जो सेक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आप नोट कर लीजिएगा। सेक्शन 79 से लेके 83, 85, 89, 104, 114A, 113B, 111A। यहाँ शेल प्रिज्यूम वर्ड है। 304 जो सेक्शन है उसमें जो बताया गया है कि विवाह के 7 वर्ष के अंदर यदि किसी स्त्री की मृत्यु अस्वाभाविक, असाधारण, अननेचुरल परिस्थितियों में हो जाती है, जलने से हो जाती है, या ऐसा लगता है कि उसके विरुद्ध किसी ने अपराध किया है और यह दर्शित किया जाता है कि उसके पति और उसके नातेदारों ने उसके प्रति क्रूअल्टी की थी, तो न्यायालय वहां प्रिजम्पशन करेगा कि यह मृत्यु जो है वो डॉरी डेथ है, दहेज मृत्यु है।
कहने का तात्पर्य यह है कि वह मान के चलेगा इस चीज को कि डॉरी डेथ है, यानी अब दूसरी पार्टी को साबित करना पड़ेगा कि भैया ये डॉरी डेथ नहीं है, इससे कोई दहेज की मांग नहीं की गई थी। तो 113B सेक्शन हम पढ़ते हैं, वहाँ डॉरी डेथ के प्रिजम्पशन के बारे में बताया गया है। शैल प्रिज्यूम है, वहाँ न्यायालय बाउंड है। 111A में राज्य क्षेत्र के अध्ययन का सबूत है, जैसे अगर किसी डेट को अगर कोई राज्य भारत क्षेत्र में मिलाया गया है तो न्यायालय साबित हुआ मानेगा उसको कि भाई इस डेट को ये हमारे हिंदुस्तान के अंदर मिलाया गया है शैल प्रिज्यूम में। इसके बाद कंक्लूसिव प्रूफ के बारे में हम लोग बात करेंगे। निश्चायक सबूत, जहां कहीं इस अधिनियम द्वारा किसी एक तथ्य को दूसरे तथ्य का निश्चायक सबूत घोषित किया गया है, वहां न्यायालय उस एक तथ्य के साबित हो जाने पर दूसरे तथ्य को साबित मानेगा और उसे नासाबित करने के लिए साक्ष्य दिए जाने की परमिशन नहीं देगा। ये है conclusive proof when one fact is declared by this act to be conclusive proof of another, the court shall on proof of the one fact regard the other as proved and shall not allow evidence to be given for the purpose of disproving it। कहने का मतलब ये है कि जब एक फैक्ट को दूसरे फैक्ट का कंक्लूसिव प्रूफ डिक्लेयर किया है इस एक्ट ने, इस एक्ट के द्वारा, और वो एक फैक्ट प्रूफ है पहले से ही, तो फिर न्यायालय उसके कारण दूसरे फैक्ट को प्रूव मान लेगा, प्रूव मान के चलेगा और उसको डिस्प्रूव करने के लिए साक्ष्य दिए जाने की परमिशन नहीं देगा। इसके संबंध में बहुत फेमस सेक्शन है, सेक्शन शायद सेक्शन 112 है, जिसमें लेजिटिमेसी की उपधारणा के बारे में बताया गया है। धर्मजत्व की उपधारणा, विवाह के स्टेटस के कायम रहने के दौरान, विवाहित स्थिति के दौरान अगर किसी पुत्र का जन्म होता है, विवाह का डिसोल्यूशन हो जाने के बाद, डिवोर्स हो जाने के बाद 280 दिन के भीतर अगर उस महिला को बालक होता है तो यह माना जाएगा कि वह उस पिता का धर्मज पुत्र है। यह फैक्ट एक कंक्लूसिव प्रूफ है। अगर आपके पास ये फैक्ट मौजूद है कि विवाह के 280 दिन, विवाह की स्थित अवधि के दौरान, मैरिटल स्टेटस के दौरान या विवाह के समाप्त होने के 280 दिन के दौरान अगर किसी बालक का जन्म होता है, तो यह फैक्ट इस बात का कंक्लूसिव प्रूफ है कि वह बालक उस पिता का धर्मज पुत्र है। उसको खंडन करने के लिए न्यायालय साक्ष्य देने की परमिशन नहीं देगा, जहां न्यायालय इस फैक्ट को प्रूव मानने के लिए बाउंड है। इस संबंध में बड़े फेमस सेक्शन है 112, 41 और 113, इनको आप नोट कर लीजिएगा। सेक्शन 41, 112, 113, ये कंक्लूसिव प्रूफ के बारे में सेक्शन है। प्रिजम्पशन जो है इसको हम कुछ श्रेणियों में बांट के चलते हैं। उपधारणा, एक उपधारणा तथ्य की उपधारणा होती है, दूसरी तथ्य तथा विधि की मिश्रित उपधारणा होती है, तीसरी विधि की उपधारणा होती है। प्रिजम्पशन को 3 श्रेणी में बांटा गया: तथ्य की उपधारणा, तथ्य तथा विधि की मिश्रित उपधारणा तथा विधि की उपधारणा। विधि की उपधारणा को भी 2 श्रेणियों में बांटा गया है: विधि की खंडनीय उपधारणा और विधि की अखंडनीय उपधारणा, यानी रिवोकेबल प्रिजम्पशन ऑफ लॉ एवं इररिवोकेबल प्रिजम्पशन ऑफ लॉ। तो प्रिजम्पशन लॉ को भी 2 श्रेणियां हैं: रिवोकेबल प्रिजम्पशन, इररिवोकेबल प्रिजम्पशन। तो जो मे प्रिज्यूम है, जो तथ्य की उपधारणा, मे प्रिज्यूम को हम तथ्य, ये क्वेश्चन आता है, ध्यान रखिएगा, मे प्रिज्यूम को हम क्या कहते हैं? तथ्य की उपधारणा, प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट। और प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट जो है वो सदैव खंडनीय होती है, ध्यान रखिएगा इस बात को, हमेशा रिवोकेबल होती है वो। मिश्रित उपधारणा के बारे में एविडेंस एक्ट में कहीं दिया नहीं गया है, केवल लॉ की बुक्स से हम इसको मालूम कर सकते हैं। लॉ की बुक्स में ये आपको मिल सकता है।
तथ्य तथा विधि की मिश्रित उपधारणा है। इसमें भी कुछ खंडन योग होती हैं, कुछ नहीं होती। विधि की उपधारणा में दो प्रकार की उपधारणा है, शेल प्रिज्यूम। शेल प्रिज्यूम विधि की खंडनीय उपधारणा है, इसका खंडन किया जा सकता है। निश्चायक सबूत विधि की अखंडनीय उपधारणा है, इररिवोकेबल प्रेजेंशन है, इसको रिवोक नहीं किया जा सकता, इसका खंडन नहीं किया जा सकता। इस तथ्य को आपको ध्यान रखना है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण पार्ट हमने पढ़ा, प्रिजम्पशन। तथ्य तथा विधि की उपधारणा में जो अंतर होता है वो मुख्य अंतर ये है कि तथ्य की जो उपधारणाएं हैं वहां न्यायालय को विवेकानुसार कार्य करने की छूट रहती है। तथ्य की उपधारणाएं मानवीय अनुभव के ऊपर आधारित होती हैं। सामान्य कार्य और सामान्य विचार जो बुद्धिमान मनुष्य बनाता है, उसी प्रकार से तथ्य की उपधारणा पर निष्कर्ष निकालना न्यायालय के विवेक में होता है। वह न्यायालय का विवेकाधिकार है, वह न्यायालय बाउंड नहीं है, विवेकी शक्ति उसको दी गई तथ्य की उपधारणा में। जबकि शेल प्रिज्यूम में न्यायालय को विवेकी शक्ति नहीं दी गई है। जहां कहीं यह दिया गया है न्यायालय उपधारणा करेगा, वहां न्यायालय उस फैक्ट को साबित हुआ मानेगा, जब तक कि वो डिस्प्रूव नहीं कर दिया जाता वहां उसका विवेकाधिकार खत्म हो जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि तथ्य की उपधारणा में तर्क की शक्ति होती है और विधि की उपधारणा में विधि की शक्ति होती है। तथ्य की उपधारणा जो है वो विधि नहीं है, वो तथ्य हैं, मानवीय अनुभव, तर्कशीलता पर आधारित है वो। जबकि विधि की उपधारणा अपने आप में एक विधि का नियम है और वो अपने आप में एक लॉ है। चीज आपको ध्यान रखना है। तथ्य की उपधारणा अलग अलग तथ्यों पर आधारित होती है, जबकि विधि की उपधारणा निश्चित होती है और वहां प्रत्येक मामले में विधि की उपधारणा न्यायालय एक ही प्रकार का अनुमान लगा सकता है, जबकि तथ्य की उपधारणा अलग अलग अनुमानों पर आधारित हो सकती है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। आई एम सॉरी, ये मोबाइल थोड़ा सा गिर गया था इसलिए थोड़ा सा। तथ्य की उपधारणाएं सदैव खंडन योग्य होती हैं, ये चीज आपको ध्यान रखना है। विधि की उपधारणा कुछ खंडन योग्य होती हैं जिनमें शेल प्रिज्यूम आते हैं, और कुछ खंडन योग्य नहीं होती जिसमें निश्चायक सबूत आता है। तथ्य की उपधारणा को हम प्राकृतिक तथा स्वाभाविक उपधारणाएं भी कहते हैं, जबकि विधि की उपधारणाओं को हम कृत्रिम उपधारणा भी कहते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आज आपका पूर्ण हुआ। कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें जिससे मेरा उत्साहवर्धन होता रहे, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि समय समय पर आपको नोटिफिकेशंस प्राप्त होते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।